वफाकी हुकूमत बड़े दावे कर रही कि मईशत जो है वो संभल गई है, दिवालिया होने का खतरा टल गया और महंगाई की शरह कम होने से खाने पीने की जो अशिया हैं शखूर नोश अवाम की दस्तरस में आ गई हैं। लेकिन अगर आप अभी भी बाजार जाएं तो इन दावों की हकीकत खुद सामने आ जाएगी कि किस हद तक अवाम की दस्तरस में ये चीज़ें आई हैं या फिर नहीं आई हैं। अब दूसरी जानिब इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने सोलर सारिफीन से सप्लाई होने वाली बिजली की कीमत 10 रुपये फ़ी यूनिट मुकर्रर की और इससे पहले नेट मीटरिंग के तहत हुकूमत शमसी तवानाई इस्तेमाल करने वाले सारिफीन से 27 रुपये फ़ी यूनिट में बिजली खरीद रही है। यानी हुकूमत 10 रुपये फ़ी यूनिट वाली बिजली पाकिस्तानी अवाम को 50 रुपये फ़ी यूनिट में बेचेगी। अब इसके अलावा जो सोलर पैनल्स लगाने वाले भी पहले लाख बार सोचेंगे मेरे ख्याल से कि नेट मीटरिंग पर जाएं या फिर ना जाएं, क्योंकि जहाँ थोड़ा सा रिलीफ मिलता है वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर अवाम पर टैक्स लगा दिया जाता है। लेकिन हुकूमत के ऐलानात को अगर देखा जाए तो मुल्क में सब बेहतरीन हो रहा है, परफेक्ट हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। क्या वाकई हो रहा है? जानने के लिए मेरे साथ में बैठे हैं जी, मौजूद हैं साबिक वफाकी वज़ीर सीनियर सियासतदान दानियल अजीज़ साहब। बहुत शुक्रिया दानियल साहब, आपने वक्त दिया, ज्वाइन किया। दानियल से बड़ी खरी खरी बातें करते हैं आजकल, लेकिन बहुत से लोगों का मानना ये कि जब आप लोग हुकूमत में होते हैं या जब आपके पास कोई मिनिस्ट्री होती है जो कि आपने राहें जुदा कर ली नून लीग से, तो आप फिर बाद में तनकीद कर रहे होते हैं, लेकिन जिस टाइम पे आपकी भी सारी उंगलियां घी में होती हैं तो तब आपको भी सब कुछ सही नजर आ रहा होता है कि जब भी आप हुकूमत में होते हैं, जब भी आपके पास कलमदान होता है, जब आपके पास कुर्सी होती है, वजारत होती है, तो बहुत से लोगों का मानना है कि तब आपको सब चीज़ें अच्छी लग रही होती हैं क्योंकि आप उसी सिस्टम का हिस्सा होते हैं। लेकिन जब आप किसी भी वजह से किनारा कशी करते हैं, कोई भी नाराज़ी होती है या आप साइड पर हो जाते हैं तो फिर आप तनकीद शुरू कर देते हैं। जो आप बात कर रही हैं, घी का वक्त तो अब था। नून लीग का पांचों उंगली घी में और सर कड़ा में कहते हैं, वो तो वक्त अब था। तो अगर वो मैं ना इशू उठाता महंगाई और बेरोजगारी का, तो इस वक्त क्या होना था मुझे, वो सारा जो सारे फॉर्म वाले हैं मैं भी उनमें शामिल होता। मैंने तो एक असूली मौक़िफ़ लिया था कि इलेक्शन सर पे आ रहा है, आपके पास कोई मैनिफेस्टो नहीं है, आपका पार्टी मंशूर ही नहीं है आपके पास, तो अगर आप महंगाई और बेरोज़गारी की बात करने के लिए तैयार नहीं है तो अवाम सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो उसके ऊपर आप बात करें। तो मेरे मुंह पे हाथ रख दिया गया कि जी ये बातें ना करें। मैंने कहा क्यों ना करूं। किसने हाथ रखा था? पार्टी की लीडरशिप ने कि जी ये बात ना करें, देखें हमारे लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसमें एहसन इकबाल और मरियम औरंगजेब दोनों की जिम्मेदारी थी कि इस चीज़ को निपटाते। क्योंकि मुझे तो पता था बीइंग एन इकोनॉमिस्ट कि महंगाई जो है वो किस वजह से हुई, वो तो पीटीआई गवर्नमेंट की वजह से हुई थी, ये बता ही नहीं सके। इन्होंने सब कुछ तबाह कर दिया और फिर उसके बाद जब फाइनली ये पीडीएम वाली गवर्नमेंट बन गई तो उसके बाद इन्होंने अपना हिस्सा डाल दिया बीच में। तो इसलिए वो कह रहे थे कि आप खामोश हैं। लड़ाई तो इस बात से हुई थी। तो अगर मैं एक मिनट के लिए अगर मैं ना ये करता, मुझे तो सब वो टिकट देते थे, चाहे वो उनका बेटा बनता ना बनता, मुझे क्या लगना था उससे। बात तो ये है कि पाकिस्तान का नाक में से खून निकाल दिया गया है। अभी जो आपने अपने इंट्रो में जो बातें की हैं, ये क्या तरीका है कि स्टेबिलिटी जो है वो तो केयर टेकर गवर्नमेंट लेके आई थी स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत। जब डार साहब से जान छूटी फाइनली, जब उन्होंने नई अप्रूवल हो रही थी उनके फाइनल ट्रांच की, और फिर स्टैंड बाय अरेंजमेंट हुआ और फिर केयरटेकर गवर्नमेंट आई, स्टेबिलिटी तो उस वक्त से हमें बता रहे हैं कि स्टेबिलिटी आ गई है। तो ये तो साल हो गया, अब तो ग्रोथ आनी थी। तो ग्रोथ के फिगर तो डाउनवर्डली रिवाइज हो रहे हैं, एक दफा नहीं 3-3 दफा हो रहे हैं। वो किधर गई ग्रोथ? अब ग्रोथ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, आपने जब एहसन इकबाल साहब पर बड़ी खुलकर तनकीद की थी, उस तनकीद का कभी रिस्पांस एहसन इकबाल साहब की तरफ से ज़ाती हैसियत में उन्होंने कभी आपसे राब्ता किया? उसमें जी मुझे इन्होंने एक शो कॉज नोटिस इशू किया वो था। तो मेरे इल्म में वो सारा तो उसका जब जवाब दिया तो उस वक्त सुनमन हुक्मन बुकमन हो गया। उस वक्त बस सब सौ गए क्योंकि उसका जवाब तो नहीं था उनके पास, क्योंकि मैं एक फर्जी बातें तो नहीं करता। इन्होंने समझा मामले को दबाने की गई ना, नहीं दबाने की क्या, उनके पास जवाब ही कोई नहीं था। मेरी बात ही ठीक थी। एहसन इकबाल साहब बिल्कुल उसके साथ मैंने सारा रूल्स ऑफ बिजनेस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कोट किया। मैंने जो प्रेस रिलीजेस प्लानिंग कमीशन की वेबसाइट पे थी वो दी। आज आप देख लें वही प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस खफा हो रही है उनके साथ कि आप प्राइस कंट्रोल नहीं सही कर रहे। ठीक, तो वो उसका चूंकि प्राइस इत्तेफाक से नीचे आई हुई है, थोड़ी सी महंगाई बढ़ने की शरह नीचे आई हुई है, तो उस वजह से वो समझते हैं कि वो अब उसमें नुमाया हो रहे हैं। तो जब पाकिस्तान में 38% महंगाई थी उस वक्त उन्होंने मीटिंग भी नहीं कॉल की नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी की। तो क्या कर रहे थे वहाँ? लूडो खेल रहे थे। मैंने बिल्कुल सही मौक़िफ़ लिया था। अच्छा, ये जो तिकोन बनी है एक, आपको देखें मुझे तलाल चौधरी साहब याद आएगा। मुझे याद था कि आप तलाल चौधरी साहब, मोहम्मद ज़ुबैर साहब बड़ी लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते होते थे जब आप भी वफाकी वज़ीर थे। तो तलाल चौधरी साहब को वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला बना दिया गया। जो परवेज़ खटक साहब हैं वो वज़ीर दाखिला बनने की उनकी दरीना ख्वाहिश थी, चले वो नहीं, अब मुशीर दाखिला बन गए। फिर मोहसिन नकवी साहब, मतलब तिकोन सी बन गई है। क्या देख रहे हैं आप? कुछ भी नहीं। ये देखें ना, एक तरफ वो बताते हैं कि जनाब ये सारी जो तकरीरें हैं वो हमने मेरिट पे की हैं, तो 2 हफ्ते से फैसला ही नहीं हो सका कि किसको कौन सा महकमा देना है। तो मेरिट ये
میرٹ تو وہ ہوتا ہے, ایک منٹ کے لیے, میرٹ تو وہ ہوتا ہے جب آپ کسی کو لیتے ہیں, آپ کو پتا کہ یہ میرا مسئلہ یہ اس نے حل کرنا ہے, آپ نے وہ فوج ظفر موج پہلے بھرتی کر لی, اس کے بعد آپ انگلی منہ ڈال کے سوچ گئے انو کتنے فٹ کری, انو کتنے فٹ کری, ایسے ملک چلا رہے ہیں آپ اتنا بڑا. نے بھی آپ جیسے پرانے اور ناراض لوگ ہیں, میں آپ کی اجازت سے میں لفظ استعمال کر میں رہی ہوں, ناراض نہیں ہوں, میں نے تو چھوڑ دی پارٹی, میں نے آزاد الیکشن. چلیں آپ نے چھوڑ دی پارٹی, لیکن کہیں نہ کہیں کوئی ناراضی تو تھی نا. نہیں, ناراضگی کوئی نہیں ہے. انہوں نے ایک رانا صاحب آپ نہیں صحیح بتائیے, دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے, آپ نہیں چاہتے تھے کہ نواز شریف صاحب آپ کو منا لیں, آپ نہیں چاہتے تھے کہ آپ سے بات کی جائے, کچھ فرق نہیں, آپ نے کوشش بھی نہیں کی کہ ملاقات کرنے کی, چیزوں کو کلیئر کرنے کی. جب میں نے شوکاز نوٹس کا جواب دیا, مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ ان کے پاس کسی قسم کا انصاف کا ارادہ ہی نہیں ہے, کیونکہ اگر ہوتا تو اس کے اوپر یا مجھے بری کرتے اور میری بات مانتے, یا پھر کہتے تو آپ انصاف کے منتظر تو رہے نا آخری موقع. کہنے کا مقصد یہ, مجھے کسی قسم کا کچھ نہیں, مجھے جو گلا ہے, ناراضگی نہیں گلا, وہ یہ ہے کہ مجھے میرے بیٹے کو, میری اہلیہ کو کیوں گرفتار کیا تھا, کیوں کیا تھا. ٹھیک, جب آپ دن رات ان ٹچ تھے اور ایک ایک حلقے کو مانیٹر کر رہے تھے, اور آپ اپنا سامان لے کے تقریر کرنے آ گئے تھے اپنا 180 ماڈل ٹاؤن میں, اور آپ نے سجا لیا سارا, اور پھر آپ دم دبا کے وہاں سے بھاگے, تو اس وقت مجھے گرفتار, اور پھر اگلے روز سن لیں میری بات, جب آپ نے رزلٹ چینج کرنا تھا, اس وقت میری اہلیہ کو اور میرے 21 سال کے بیٹے کو جو کالج پڑھتا اس کو متعلق نہیں کسی چیز کے ساتھ, کیوں گرفتار کیا تھا. آج مجھے جواب دے سکتا ہے نواز, میری آنکھوں میں آنکھ ڈال کے جواب دے سکتا ہے, اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے جواب دے سکتا ہے, یا آنکھیں نیچے کر کے معافی مانگے گا؟ بتائیں کون سا ان میں سے. سر آپ کے ویسے لیڈر تھے, آپ کس چیز کے لیڈر ہیں؟ لیڈر فیملی کو گرفتار کرواتے ہیں, کس چیز کے لیڈر ہیں؟